So today we will start with chapter number 8. This is your next chapter, your second chapter of your course, and it's about inventories and cost of goods sold. Do you have some idea what are inventories? Inventories क्या चीज़ें होती हैं? सिर्फ इसका word inventory क्या है? What is inventory? List of available goods. Available goods. So what do you mean by available goods? Let's say I manufacture marker. So when you talk about goods in my company, in my organization, I will have lots of goods: chairs, computers, desks, ACs, fans, electricity, machines. So all of these are inventories. Yes. No. जी नहीं समझ आ रहा. वो गुड्स जो स्टोर किए हुए हैं. तो स्टोर, अगर मेरे पास 5 पंखे हैं और मैं 3 लगा दूं और 2 स्टोर कर दूं, तो वो इन्वेंट्री होगी. जोनरन किसके लिए? तेज बोले. सेल करने के लिए. सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड. इन्वेंट्रीज आर ओके. हाउ वुड यू डिफाइन इन्वेंट्री? इन्वेंट्रीज आर गुड्स. व्हाट्स रॉन्ग विद दिस? कभी तेज हो जाता है, कभी स्लो हो जाता है. ओके. इन्वेंट्रीज आर दोज गुड्स विच आर ओन्ड एंड हेल्ड, मतलब या स्टोर में पड़ा हुआ है या फैक्ट्री में पड़ा हुआ है, फॉर सेल. फॉर सेल टू कस्टमर्स. दैट मीन्स इफ आई एम मैन्युफैक्चरिंग मार्कर्स और ये मार्कर्स मेरे पास पड़े हुए हैं, तो ये इन्वेंट्री है जो कि मैं बनाता हूं या मैंने खरीदे हुए. अगर मैं बनाता नहीं हूं, इफ आई एम नॉट अ मैन्युफैक्चरर, इफ आई एम अ मर्चेंडाइजर, ठीक है, या तो मैं इसको बनाता हूं और रख लेता हूं, तो ये मेरी इन्वेंट्री है, मतलब बिकी नहीं है, अब तक पड़ी हुई है. या मैं तैयार खरीदता हूं मार्कर्स एंड देन आई सेल दीज मार्कर्स टू माय कस्टमर्स. सो देन सच अ थिंग इज गुड्स ओन्ड एंड हेल्ड फॉर सेल टू कस्टमर्स एंड दे आर कॉल्ड एज इन्वेंट्री. एंड इन्वेंट्रीज आर करंट एसेट्स. ठीक है, क्लियर? अब जरा आ जाएं करंट एसेट्स की डिस्कशन पर के व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ विद द प्रीवियस चैप्टर, तो हम लोगों ने क्या कहा कि करंट एसेट्स कौन कौन से हैं? सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम कैश. दैट इज द मोस्ट लिक्विड, और हमने सबसे पहले यही पढ़ा ना, फाइनेंशियल एसेट, और हमने इसका नाम क्या पढ़ा था? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग यू विल राइट. सेकेंड थिंग विच यू विल राइट वुड बी मार्केटेबल सिक्योरिटी. ओके, मार्केटेबल सिक्योरिटी लिखेंगे, और मार्केटेबल सिक्योरिटी अकाउंट्स रिसीवेबल. ओके, ये चीज होगी. अब इसके बाद जो चीज आएगी दैट वुड बी इन्वेंट्रीज. और एक और चीज हमने बिल्कुल लास्ट क्लास में पढ़ी, नोट्स रिसीवेबल. सो अकाउंट रिसीवेबल के बाद नॉर्मली नोट्स रिसीवेबल एंड देन वी विल हैव फाइनली इन्वेंट्रीज. ओके, ये बात भी क्लियर हो गई कि इन्वेंट्री करंट एसेट्स हैं और दीज आर गुड्स विच वी own and held for sale to customers. Where they are shown in the current assets. Okay, and what happens when we have inventory as current assets? अब पूरे साल में हमारे पास इन्वेंट्री होती है. So in every year or every period or every day we actually buy and sell inventory. ना हो सकता है कुछ ज़रूरत पड़ जाए मैं ख़रीद लूँ, कुछ कस्टमर आ जाए मांगे मैं सेल कर दूँ. इसी तरह होता है ना. This is what happens. So if I make a inventory account over here, so what will it look like? First of all, when I start the year, I will have some inventory with me, जो पहले से पड़ी होगी. उसको क्या बोलेंगे? What do you call it? When I start the period, ठीक है, मेरा year start हुआ 1st January को. मैं 1st January को start करने लगा, मेरे पास पहले से कुछ मार्कर्स पड़े हुए हैं, मैं मार्कर्स खरीदता और बेचता हूँ. सो जो पहले से मार्कर्स पड़े हैं, व्हाट डू आई कॉल दोस मार्कर्स? कैपिटल, एसेट. कौन सा एसेट? कैपिटल. कैपिटल क्या चीज होती है? व्हाट इज कैपिटल? जो इनिशियली इन्वेस्ट करते हैं. तो फिर तो ये इनिशियली तो इन्वेस्ट नहीं हुआ ना. पता नहीं मेरी कंपनी आज से 100 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है, आई डू नॉट नो. और जो मैं इन्वेस्ट करता हूँ वो खाली मार्कर में इन्वेस्ट करता हूँ? नहीं, उस कैपिटल के पैसों से आई हैव बॉट एक्चुअली लॉट्स ऑफ थिंग्स. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वो कैपिटल जो है वो मेरा एसेट है. कैपिटल मेरा एसेट होता है. व्हाट इज कैपिटल? तो कैपिटल होता है. तो कैपिटल क्या चीज़ है? ओनर्स इक्विटी है. ओनर्स इक्विटी है. कैपिटल तो एसेट है ही नहीं. कैपिटल तो ओनर्स इक्विटी है. दिस इज व्हाट ओनर हैज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस.
और फिर उस पैसों से मैं बाकी चीज़ें खरीदता हूँ, उससे मैंने मार्कर्स भी खरीदे होंगे, उससे मैंने लैंड भी खरीदी होगी, बिल्डिंग भी खरीदी होगी, उससे मैंने चेयर्स खरीदी होंगी, मशीन खरीदी होगी, बहुत सारी चीज़ें दी होंगी। ओके, सो मेरा क्वेश्चन वापस अपनी जगह पर कि जब मैं यहाँ पर आया और मैंने कुछ पहले से मार्कर्स पढ़े हैं, व्हाट वुड आई कॉल दोज मार्कर्स? वो क्या चीज़ है? पहले तो बताएं इस मार्कर का नेचर क्या है। मैं बेचता हूँ मार्कर्स हूँ, तो ये मार्कर्स क्या हैं? व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस मार्कर? प्रोडक्ट तो है, एसेट है। कौन सा एसेट है? करंट एसेट है। नाम क्या है इस करंट एसेट का? मेरा काम है मार्कर्स बेचना। ये कंपनी जो है पियानो की, ये मेरी कंपनी है। ओके, सो इफ आई हैव सम मार्कर्स विद मी, सो व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ दोज मार्कर्स? ये मार्कर्स मैंने किस लिए रखे हुए हैं? बेचने के लिए, फॉर सेलिंग। तो वो चीज़ें जो मैं सेलिंग के लिए रखता हूँ उसको क्या बोलता हूँ? इन्वेंट्री। तो ये मेरी इन्वेंट्री है। एक बात तो क्लियर हो गई, ये मेरी इन्वेंट्री है। अब जब मैं आया पहले दिन एंड सम इन्वेंट्री इज देयर विद मी, पहले से इन्वेंट्री पड़ी हुई है, ये क्या चीज़ है? करंट एसेट तो है, वो तो हमने डिसाइड कर दिया कि इन्वेंट्री है, करंट एसेट है, इस जगह तक पहुंच गए हैं, इससे आगे जाएं। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ इन्वेंट्री इज दिस और व्हाट सॉर्ट ऑफ करंट एसेट इज? चलें, वो तो मैंने बोल दिया कि इन्वेंट्री है, करंट एसेट इन्वेंट्री है। कौन सी इन्वेंट्री है? इसको मैं कौन सी इन्वेंट्री बोलता हूँ जी? फैसल, इक़्तिदार। ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या चीज़ होती है? एक तरह जरा तेज बोलें जी। जी इक़्तिदार, तेज बोलें। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या हो गई फिर? द स्टॉक एट हैंड व्हेन वी स्टार्ट अ पीरियड और अ डे और अ वीक, व्हाटएवर इज द पीरियड। ठीक है, जो जब भी मैं वो पीरियड जो भी है, चाहे दिन है चाहे जो भी है, वहां पे जब मैं जी आता हूं और मेरे पास ऑन हैंड पड़ा हो, इसको बोलते हैं ऑन हैंड, अवेलेबल पड़ा हुआ है, तो ये होता है ओपनिंग बैलेंस और ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक, क्लियर हो गया? ओके, लेट्स से आई हैव एन ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ 1000 रुपए के मार्कर पड़े हैं। व्हेन आई बाय सम मोर इन्वेंट्री, व्हेन आई बाय मोर मार्कर्स, तो फिर क्या होगा? मार्कर्स ज़्यादा हो जाएंगे ना, तो जब ज़्यादा हो जाएंगे सो दिस फिगर वुड इंक्रीज, डिक्रीज और इंक्रीज? इंक्रीज। सो दैट मीन्स आई नीड टू ऐड समथिंग ओवर हेयर। इंक्रीज हो गए, 500 के और मार्कर्स खरीदे तो 500 इधर और आ गए, फिर और खरीदूंगा 1000 और, जितने भी खरीदता जाऊंगा मैं यहाँ पर इट वुड कम ओवर हेयर ऑन दी डेबिट साइड। एसेट है ना, एसेट ज़्यादा हो रहा है। एसेट जब भी ज़्यादा हो तो एसेट क्या होता है? डेबिट होता है। ओके, बट व्हेन आई सेल दीज मार्कर्स, व्हेन आई सेल दीज मार्कर्स, सो दिस अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड। कम हो जाएंगे ना मार्कर्स। लेट्स से मैंने 300 रुपए के मार्कर्स बेच दिए, सो आई वुड राइट ओवर है कि 300 के मार्कर चले गए। ठीक है, सेल हो गई। मैं अब यहाँ पे फिलहाल कुछ नहीं लिख रहा था क्योंकि एंट्रीज आपको बाद में समझाऊंगा, फिलहाल आई एम गिविंग यू जस्ट अ रफ आइडिया। 300 के मार्कर्स बेच दिए। ये जो मैंने 300 के मार्कर बेचे, इसको मैंने कितने पे बेचा होगा? कॉस्ट पे बेचूंगा? वुड आई सेल इट ऑन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ना? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज कॉल्ड एज सेलिंग प्राइस। ओके, योर सेलिंग प्राइस इज मेड अप ऑफ योर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक, प्रॉफिट और कॉस्ट इकट्ठे हो जाए तो सेलिंग प्राइस मिल जाती है। 300 रुपए के मार्कर थे, कॉस्ट थी इसकी, तो कितना प्रॉफिट कमाया होगा मैंने? जस्ट गिव मी अ रफ आइडिया, एनीथिंग, 100 रुपए। सो दैट मीन्स आई वुड हैव सोल्ड इट फॉर ₹400। ठीक है, तो जब मैं सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड करूंगा, सो व्हाट वुड बी माय सेल्स एंट्री? व्हाट वुड बी माय सेल्स एंट्री? कैश डेबिट, अगर कैश लिया हो। अगर कैश ना लिया हो तो फिर अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। और क्रेडिट किस चीज को करूंगा? क्रेडिट किस चीज को करूंगा? सेल्स को क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, सो माय एंट्री इन केस इफ इट्स अ कैश सेल और इट्स अ क्रेडिट सेल वुड बी कैश डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट। डेबिट हो जाएंगे, अमाउंट हमने कहा 400 रुपए की, 400 रुपए, और साथ ही सेल्स रेवेन्यू को क्रेडिट करेंगे 400 रुपए से। दिस इज द एंट्री। क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? सेल्स की एंट्री सबको क्लियर है? ओके,
ये एक साइड है एंट्री की। अब तक आपने शायद सिर्फ यही साइड पढ़ी हो, शायद, या शायद ये दूसरी साइड भी पढ़ी हो जो अभी मैं समझाने जा रहा हूँ। सो द नेक्स्ट थिंग इज you want to find out कि if this is the sale which we have recorded and it is at sale price, I also need to record the cost of this marker, of these markers which are sold. इसको हम लोग बोलते हैं cost of goods sold. तो cost of goods sold की भी एंट्री आपने करनी है ताकि मेरे पास रिकॉर्ड में आ जाए कि 400 रुपए की सेल्स की थी और इसकी कॉस्ट थी 300, सो दैट मीन्स आई मेड अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 100। ठीक है, ताकि ये कैलकुलेशन मैं कर सकूं तो मुझे CGS की एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको CGS बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का नेचर क्या है? जस्ट लुक एट द नेचर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, व्हाट इज इट? रेवेन्यू तो सेल्स था, सेल्स रेवेन्यू था ना, सेल्स रेवेन्यू तो मेरे पास पैसे आए। इस पैसे को कमाने के लिए, हाँ, इस पैसे को कमाने के लिए मैंने एक्सपेंस किया। आपको मैचिंग का प्रिंसिपल समझाया था ना कि नेल पॉलिश और लिपस्टिक एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो सेल्स समझाया था, वीडियोस में होगा, चेक कर लीजिए। ठीक है, बताया था। तो सेल्स और सेल्स के साथ उसकी जो कॉस्ट है उसको एक साथ रिकॉर्डिंग करेंगे, ऑफसेट करेंगे, यानी सेल्स में से उसकी जो कॉस्ट है उसको माइनस करेंगे। तो इस चीज़ को बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल, कि यू नीड टू मैच सेल्स विद द एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस विद द सेल्स, या दोज एक्सपेंसेस विच वर मेड टू हैव दैट सेल। सो यू नीड टू सब्ट्रैक्ट दैट फ्रॉम द सेल्स। तो इस सेल में से वो एक्सपेंस हटाना है जो इस सेल को करने के लिए हुआ। ये 400 रुपए की सेल मैं ना कर सकता अगर मेरे पास 300 रुपए के मार्कर ना होते। ये 300 रुपए के मैंने खरीदे थे या बनाए थे और अब 400 के मैं बेच रहा हूं। सो दिस CGS इज अ सॉर्ट ऑफ एक्सपेंस। एक्सपेंसेस सारे कहां पर जाते हैं? इनकम स्टेटमेंट में। तो इसका मतलब यह है कि CGS में रिकॉर्ड करनी है मैंने, जो कि इनकम स्टेटमेंट में जाएगी। CGS इज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। सो दैट मीन्स दिस इज द फर्स्ट एंट्री ऑफ सेल। अब याद रखें, जब भी सेल होगी आपने दो एंट्रीज करनी है। एक आपने एंट्री करनी है सेल की, सेल एंट्री, एंड द नेक्स्ट एंट्री वुड बी टू रिकॉर्ड CGS। एक CGS की एंट्री भी आपने करनी है। सो वेन एवर यू हैव अ सेल यू नीड टू डू टू एंट्रीज, सेल एंड CGS। CGS वी सेड इज एन एक्सपेंस, सो इट इज डेबिटेड। ओके, CGS को तो डेबिट कर दिया, क्रेडिट किस चीज को करूंगा? अब क्रेडिट किस चीज को करूं? CGS को तो डेबिट कर दिया। जो गुड्स मैंने सेल किए वो गुड्स क्या है? मार्कर थे। मार्कर क्या चीज है? इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री मेरे पास पहले पड़ी हुई थी 1000, 500, 1000, बस बहुत सारी पड़ी हुई थी। अब इसमें से मैंने कितनी बेच दी? कितनी बेची? अब ये बताएं, 400 की या 300 की? देखें, 400 मैंने उस आदमी से पैसे लिए, या मैंने उसको ये कहा कि ये 400 मुझे एक महीने बाद दे देना, अकाउंट रिसीवेबल रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन जब यहाँ पर इस इन्वेंट्री के अकाउंट में मैं लिखता हूँ कि मार्कर्स कितने कितने पड़े हुए हैं, क्या मैं ये सेलिंग प्राइस लिखता हूँ इनकी? क्या मैं ये वाली प्राइस लिखता हूँ 400 वाली? ये लिखता हूँ कॉस्ट वाली प्राइस। तो ये जो 400 के मैंने मार्कर बेचे, इसकी कॉस्ट कितनी थी? 300 थी। तो मुझे तो CGS रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसकी कॉस्ट कितनी है? इसकी कॉस्ट है 300। तो 300 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉर्ड करूंगा और साथ ही इन्वेंट्री के अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा सेम अमाउंट 300 से। तो ये लें, 300 से इसको क्रेडिट कर दें। ठीक है, अब आपको पता चलेगा कि 1000 के मार्कर खरीदे, 500 के और खरीदे, फिर 1000 के खरीदे, जितने भी मार्कर्स आप खरीदते रहे आप सारे इस अकाउंट के अंदर जमा कर रहे होंगे। और जितने बेचेंगे कॉस्ट के ऊपर उसको यहां से निकालते रहेंगे। तो इन्वेंट्री का अकाउंट भी बन जाएगा, CGS का अकाउंट भी बन जाएगा। CGS एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। ओके, ये यहां पर आएगा CGS 300, ठीक, और ये फिर यहां से चला जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। गॉट द आइडिया? CGS is an expense account,
So if it's an expense account, so that means will it be a temporary account or a permanent account? टेम्पररी। तो हर साल या हर पीरियड में ये अकाउंट खत्म हो जाएगा, अगले पीरियड में दोबारा स्टार्ट होगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर स्टार्ट हो। ठीक है। इन्वेंट्री इज अ परमानेंट अकाउंट और टेम्पररी अकाउंट? परमानेंट है। और ये कहां पर शो होगा? इन्वेंट्री अकाउंट, बैलेंस शीट में, इस जगह पर। और सीजीएस टेम्पररी अकाउंट है, ये कहां पे शो होगा? इनकम स्टेटमेंट में, इनकम समरी में। गॉट द आइडिया? ये नहीं, सारा आइडिया आपको बता दिया। ठीक। सेल्स इनकम स्टेटमेंट में ये किस जगह पर आएगा? सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में व्हाट इज द फर्स्ट थिंग व्हिच वी हैव? रेवेन्यूज। लेट्स कॉल इट एज सेल्स रेवेन्यू। अब आपकी बात से इसको सेल्स रेवेन्यू बोला करें, ठीक है, बिकॉज सेल्स इज द नॉर्मल वर्ड विच वी यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान में या ब्रिटिश में। आप सेल्स का ही वर्ड यूज कर रहे होंगे, ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश में या ब्रिटिश अकाउंटिंग में। हो सकता है कि अमेरिकन में आप रेवेन्यू का वर्ड ज़्यादा यूज़ करें, बट फॉर सर्विसेज व्हेन वी मूव ऑन टू गुड्स तो वहाँ पे भी आप सेल्स का वर्ड यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। सो लेट्स ट्राई एंड कॉल इट एज सेल्स रेवेन्यू इंस्टेड ऑफ रेवेन्यू ओनली। सो सेल्स रेवेन्यू एंड देन यू सबट्रैक्ट फ्रॉम हियर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यही वाला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। जब इसको माइनस कर देंगे यहाँ से तो आपके पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इसमें से क्या माइनस करेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने किस्म के होते हैं? दो। कौन कौन से? जनरल एंड एडमिन, सेलिंग एंड मार्केटिंग। और जब ये भी माइनस हो जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? नेट ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, ऑपरेटिंग की इनकम है। इसके बाद टैक्सेस भी माइनस होने हैं, इसके बाद फाइनेंस इंटरेस्ट भी माइनस होने हैं, ठीक है। तो इसको आप नेट ऑपरेटिंग इनकम बोल दें या इसको आप अर्निंग बिफोर, अब ये टेक्निकल वर्ड है जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT। ठीक है, इसको डिटेल में बाद में पढ़ लेंगे कि EBIT क्या होता है और क्या नहीं होता, लेकिन फिलहाल इस स्ट्रक्चर को याद रखें, इसको याद रखें, इसको याद रखें, इसको याद रखें, इन एंट्रीज को याद रखें। यहां तक बात क्लियर होगी? यहां तक बात क्लियर है? आगे जाएं, आगे जाएं। ओके, लेट्स मूव ऑन। ओके, सो व्हेन वी परचेज इन्वेंट्री, सो अब आप आ जाएं इन्वेंट्री को परचेज करते हुए कि जब आप इन्वेंट्री को परचेज करेंगे तो फिर क्या करेंगे। हमने तो अभी सेल की एंट्री की ना, ठीक है, हमने कहा कि सेल करेंगे तो ये एंट्री आ जाएगी, 2 एंट्रीज। लेकिन जब ये इन्वेंट्री परचेज करेंगे, जिस तरह आपने यहाँ पे 1000 रुपए की तो पहले से पड़े हुए हैं, मैंने कुछ और मार्कर्स खरीदे हैं। सो व्हेन आई बाय इन्वेंट्री व्हाट डू आई डू? डेबिट कैश। जब आप इन्वेंट्री खरीदते हैं तो आपने उस सप्लायर को क्या करना है? पैसे देने हैं, या पैसे देंगे और या फिर पैसे कैश है। अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल यानी जिस तरह आपके कस्टमर आपके साथ कर्जा करते हैं तो आप फिर उसके साथ अपने सप्लायर के साथ कर्जा कर सकते हैं, ऑन क्रेडिट बाय कर सकते हैं। सो व्हेन यू बाय ऑन क्रेडिट दिस विल बी कॉल्ड एज अकाउंट्स पेएबल। अच्छा, लेट्स से आपने चीज़ें खरीदी, आपने चीज़ें खरीदी 500 रुपए की, ठीक है, 500 रुपए की चीज़ें खरीदी, तो इन्वेंट्री आपने खरीदी, तो इन्वेंट्री आपकी क्या हो जाएगी? इन्वेंट्री एसेट है ना, एसेट ज़्यादा हो गया ना, पहले 1000 रुपए का मार्कर पड़े थे, आप 500 के और खरीद लिए, तो आपकी इन्वेंट्री ज़्यादा हो गई। सो व्हेन एसेट्स आर इंक्रीज दे आर डेबिटेड। सो व्हेन यू परचेज इन्वेंट्री, व्हाट विल यू डू? व्हेन यू परचेज इन्वेंट्री यू वुड डेबिट इन्वेंट्री, ठीक है, इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगा। कितने अमाउंट से? लेट्स से हमने खरीदा 500 रुपए की हमने चीज़ें खरीदी। अब इसके बदले में अगर आपने उसको कैश दिया तो कैश आपसे चला गया ना, कैश इज ऑल्सो एन एसेट। कैश जब जाता है तो क्या होता है? क्रेडिट हो जाता है। ओके, सो कैश क्रेडिट बाय अमाउंट ऑफ 500। लेकिन अगर आपने कैश नहीं दिया, आपके पास पैसे नहीं थे और आपने उसको कहा कि यार कर्जे पे दे दो, 1 हफ्ते बाद पैसे दे दूंगा, 2 हफ्ते बाद दे दूंगा, मुझे कुछ लोग पैसे देंगे तो वहाँ से आपको पैसे मैं दे दूंगा। वो कहता है ठीक है, आप मेरे पुराने कस्टमर हैं, मैं आपको चीज़ें सप्लाई करते हैं, आप ले लें, चीज़ें ले लें, पैसे बाद में दे दें। तो इसका मतलब यू नीड टू पे दिस मनी लेटर, सो दैट मीन्स दिस इज योर अकाउंट्स पेएबल। और अकाउंट्स पेएबल की नेचर क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्रिएट हो गई ना, ज़्यादा हो गई, तो जब भी लायबिलिटी ज़्यादा होती है इट इज़
क्रेडिटेड, लायबिलिटी ज़्यादा होती है तो इट इज़ क्रेडिटेड। सो या तो कैश को क्रेडिट करेंगे और या फिर अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट करेंगे बाय 500। ये बात क्लियर होगी? ये बात क्लियर होगी? सेल की एंट्री आपको बता दी है, परचेज की भी आपको एंट्री बता दी है। गॉट द आइडिया क्लास? सो व्हेन इन्वेंट्री इज परचेज्ड, इन्वेंट्री डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। जब आप सेल करेंगे तो दो एंट्रीज करेंगे, एक ये वाली एंट्री। जब आप सेल करेंगे आप दो किस्म की एंट्रीज करेंगे, एक ये वाली एंट्री सेल की एंट्री और एक सीजीएस की एंट्री, दो किस्म की एंट्री करेंगे। अब यहां पर ऊपर एक छोटा सा वर्ड लिखा हुआ है कॉल्ड एज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अब ये इन्वेंट्री सिस्टम मैंने आपको समझाना है आगे कि ये क्या चीज़ होती है। फिलहाल थोड़ी देर के लिए इसको ज़रा अपने पास रख दें कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है, या आपको चलें बता देता हूँ यार, वैसे भी बाद में पढ़ना है तो लेट्स टॉक अबाउट परपेचुअल। परपेचुअल, एनी आइडिया परपेचुअल वर्ड का क्या मतलब है? वर्ड का, इस वर्ड का मीनिंग क्या है? परपेचुअल, बार 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 बार, बार बार या हमेशा, रिकरिंग, ठीक। चलें बार बार, थोड़ी देर के लिए समझ जाते हैं कि ये बार बार है। ओके, सो इफ इट्स अ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम देन व्हाट विल हैपन इन सच एन इन्वेंट्री सिस्टम? गौर से सुनिएगा, हमारे पास दो किस्म के इन्वेंट्री सिस्टम्स हैं, वन इज परपेचुअल, वन इज पीरियोडिक, ठीक है। दोनों हमने यहाँ पे पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर, दोनों इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल वो होता है जिसको लेट्स कॉल इट लाइक दिस, बार बार अपडेट करते हैं, हर वक्त अपडेट होता है। क्यों? मैंने कोई इन्वेंट्री खरीदी, उसी वक्त एंट्री कर दूंगा, मैंने इन्वेंट्री बेची, उसी वक्त एंट्री कर दूंगा। सो दैट मीन्स ईच एंड एवरीथिंग इज अपडेटेड। नाउअडेज इट्स वेरी इजी। पहले ज़माने में तो मुश्किल था, एक को बैठ के लिखो, किसी ने 1 मार्कर लिया, किसी ने 100 लिए, किसी ने 5 लिए, किसी ने 10 लिए, तो एक बंदा जो है वो इसको लिखता रहेगा, बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। बट नाउअडेज इट्स ऑल बारकोड रीडर्स। आप जाते हैं, जितना भी आपका सामान है बारकोड पे टी टी टी, और वो खुद ब खुद सब कुछ खुद, एंट्री खुद ब खुद रिकॉर्ड हो रही है, आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस एनी मोर, ये खुद ब खुद हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। ओके, सो perpetual inventory systems are used nowadays, and thanks to technology it's very easy nowadays. Otherwise previously periodic inventory systems were mostly used. Even nowadays small businesses would be using periodic inventory system rather than perpetual inventory system. For example, you go to a normal store जो आपकी गली के अंदर होता है, छोटा स्टोर, उसके पास कोई बारकोड रीडर नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि फिर वो हिसाब लगाएगा महीने के आखिर में या साल के आखिर में या हफ्ते के आखिर में या दिन के आखिर में। वो देखेगा यार सुबह मैं आया था तो मार्कर पड़े थे 10, अभी मार्कर पड़े हैं 4, तो 6 मैंने बेच दिए। बस वो इस तरह हिसाब लगाता है, बेच दिए, वो इस तरह हिसाब लगाएगा। और जो परपेचुअल होगा उसने तो एक चीज़ रिकॉर्ड की होगी ना, वो दिन के आखिर में देखेगा, मार्कर का अकाउंट खोलेगा, मार्कर की लिस्ट आ जाएगी, कितने मार्कर्स पड़े हुए हैं अकाउंट के अंदर, पड़े हुए हैं 10, जाके चेक करेगा रैक में 10 पड़े हुए हैं, बस ठीक है, बराबर है, सही है, इजी। वाई? बिकॉज इट्स अपडेटेड ऑल द टाइम, बार बार अपडेट हो रहा है, बार बार अपडेट हो रहा है। सो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट। सो इन अ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम दीज आर दी एंट्रीज। पीरियोडिक में एंट्री थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो आपको बाद में समझाऊंगा जब पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट, नॉट ऑल टुगेदर डिफरेंट। जी, गॉट दिस आइडिया? ये आइडिया भी क्लियर है? आगे जाऊं क्लास? ओके, रुके जरा, ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं ना, सिर्फ इसको जल्दी एक नजर देखते हैं। ये एंट्री मैं पढ़ा चुका हूं, सिर्फ इसको देख लें कि ये क्या है। When identical units of inventory have different unit costs, a question naturally arises as to which of these costs should be used in recording a sale of inventory. Identical units. What are identical units? Identical. Same. Is this marker same as this one? No. पियानो कलर में फर्क है। ये लें, आर दीज मार्कर सेम? Yes. Okay. So these are identical units. This is what we call identical units. Your chairs are all identical units. Chairs same है? Rostrum? Yes.
सारी सेम नहीं है, कुछ डिफरेंट है। ओके, जो सेम है उनकी बातें कर रहे हैं। ओके, जो ये सेम है, ये वाली ये सेम की बात कर रहे हैं। रोस्ट्रम्स would actually be all identical, ट्यूब लाइट्स would actually be all identical। तो अब now you can get, you have an idea कि आइडेंटिकल यूनिट्स क्या होते हैं और डिफरेंट यूनिट्स क्या होंगे। ठीक है, ओके, गॉट द आइडिया। सो व्हेन आई एम सेलिंग आइडेंटिकल यूनिट्स, मैं आज सुबह आया, मेरे पास एक मार्कर पड़ा था, मैं कहता हूँ यार आज तो सेल होगी, तो एक मार्कर से गुजारा नहीं होगा, एक मार्कर और मंगवा लो। मैंने ऑर्डर दिया, एक मार्कर और आ गया। सो नाउ हाउ मेनी यूनिट्स डू आई हैव? 2। आई कैन सेल दीज 2 यूनिट्स, आई कैन सेल 2 यूनिट्स। ओके, कुछ देर बाद मैंने एक मार्कर बेच दिया, ठीक, मेरे पास कितने रह गए? एक मार्कर। मैं कहता हूँ यार ये तो सेल आज हो गई है, एक ऐसे करता हूँ, एक 2 मार्कर और भी मंगवा लेता हूँ। तो मैं 2 मार्कर और ऑर्डर करता हूँ, मेरे पास 2 मार्कर और आ गए। अब मेरे पास कितने मार्कर्स हो गए? 3 हो गए। एवरी टाइम व्हेन आई मेक अ सेल आई रिकॉर्ड इट, परपेचुअल सिस्टम है ना, खुद ब खुद रिकॉर्ड है मेरे पास, बीप खुद ब खुद रिकॉर्ड, सेल भी रिकॉर्ड, CGS भी रिकॉर्ड, दोनों एंट्रीज खुद ब खुद रिकॉर्ड हो जाती है। अब प्रॉब्लम ये है कि सेल तो रिकॉर्ड हो गई, मैं मार्कर कितने का बेचता हूँ? एक कितने का बेचा था हमने यहाँ पे? 400 का। 400 का एक मार्कर बेचता हूँ, ये रहा 400। मैं 400 का एक मार्कर बेचता हूँ। एक मार्कर मुझे कितने का आया था? 300 का आया था एक मार्कर, लेकिन कौन से वाला? 300 का जो आया था, ये जो मैंने आपको इसका कॉस्ट बताई, ये वो मार्कर था जो यहाँ पे पहले से पड़ा था। मैंने कहा ना पहले से कुछ चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं। ये जो पहले से पड़ा था, ये 300 रुपये का था। ओके, ये 300 रुपये का था। फिर मैंने एक और मंगवाया था, याद आया आपको? एक और मंगवाया था। अगर ये जो भी नया मंगवाया है ये 305 रुपये का हो गया, वो कहता है सर आपको पता है रमज़ान है, रमज़ान में हर कोई चीज़ें महंगी कर लेता है, तो बस हमने भी मार्कर महंगा कर दिया है। ठीक है, हम मुसलमान लोग हैं, चीज़ें महंगी करते हैं। ओके, तो उसने 305 का कर दिया। अब उसने मुझे एक मार्कर मेरे पास पड़ा हुआ है 300 का, एक मार्कर पड़ा हुआ है 305 का। ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ये दोनों आइडेंटिकल हैं। हमने थोड़ी देर पहले कहा कि ये आइडेंटिकल हैं, कोई भी फ़र्क नहीं है, 19-20 का भी फ़र्क नहीं है दोनों में। शेप भी सेम है, कलर भी सेम है, मेक भी सेम है, पियानो का मार्कर है, राइटिंग भी सेम है, सब कुछ सेम है। अब अगर एक कस्टमर आपके पास आया और आपने इनमें से एक मार्कर बेच दिया, तो अब मुझे ये बताएं कि ये 300 वाला था या 305 वाला था? वो तो हो जाएगा बस, लेकिन मुझे ये बताएं कि मैंने CGS की एंट्री रिकॉर्ड करनी है ना, करनी है ना। सेल तो मैंने 400 रुपये का कर दिया, ये ले 400 का कर दिया, ये एंट्री रिकॉर्ड करनी है। ये क्या लिखूं? 300 लिखूं, 305 लिखूं? ये कौन से वाला बेचा है आपने? लेकिन देखें, मुझे तो हिसाब रखना है ना, दिस इज अकाउंटिंग, हिसाब रखना है। अब जब हिसाब रखूंगा तो हिसाब में तो मुझे बताएं ना कि मैंने कौन सा बेचा है। ठीक है, मैंने बेचा 400 का है, मैंने बेचा 400 का है। अच्छा, गुड अब्बास। अब ज़रा अब्बास ने अभी अक्लमंद वाली बात की है। अब अब्बास मुझे ये बताएं ज़रा, मुझे थोड़ी देर पर अब ये बताएं, ये तो मैं आपको एज एन एग्जांपल कह रहा था ना कि एक मार्कर मेरे पास, असल में एक स्टोर के पास कितने मार्कर्स पड़े होंगे? 50-60 पड़े होंगे। जब मैं और मंगवाऊंगा तो एक मंगवाऊंगा? कितने मंगवाऊंगा? 50-60 और मंगवाऊंगा। तो अब्बास 50-60 के सबका एक एक का कोड लिखूंगा, और सबका कोड डिफरेंट क्यों होगा? एक मिनट, अब एक और बात है, कंपनी वाला दिन में मैन्युफैक्चरिंग कितने मार्कर्स की करता है? लाखों। वो हर एक के ऊपर अलग अलग कोड लिखेगा? नॉट पॉसिबल। ये उस वक्त पॉसिबल है अब्बास जब मैं बेचूं गाड़ी, हर गाड़ी का अलग इंजन नंबर, चेसिस नंबर, ठीक है, सब कुछ अलग अलग होता है। मैं दिन में 20 गाड़ियां भी बनाऊं, मैन्युफैक्चर करूं, पॉसिबल नहीं है, लेकिन लेट्स से अगर मैन्युफैक्चर करूं, हर एक का नंबर अलग होगा, हर एक का मॉडल अलग होगा। एक बनाता हूं XLI, एक बनाता हूं GLI, एक बनाता हूं अल्टस बनाता हूं, एक बनाता हूं ग्रैंडी बनाता हूं, सब अलग अलग है। ठीक है, सब अलग अलग है, आइडेंटिकल नहीं है। तो ये जब जो अब्बास ने बात की, ये चीज़ काम दिमाग मानेगा इफ़ यूनिट्स आर नॉट आइडेंटिकल, सेम ना हो। अब आपको गाड़ियों दोनों सेम लग रही होंगी, XLI एंड GLI, लेकिन सेम नहीं है। अच्छा, आपको 2 XLI भी सेम लग रही होंगी, लेकिन 2 XLI भी सेम नहीं होती, दोनों का इंजन नंबर डिफरेंट है, दोनों का चेसिस नंबर भी डिफरेंट है तो सेम नहीं है।
तो फिर कंपनी वाला अपने पास अलग अलग लिखता है, एक्सएलआई, एक एक्सएलआई इंजन नंबर ये, दूसरा एक्सएलआई इंजन नंबर ये, चेसिस नंबर ये। जब आपको बेचता है तो वो आपसे ये नहीं कहा कि मैंने एक्सएलआई बेच दी, वो कहता है एक्सएलआई इंजन नंबर ये, चेसिस नंबर ये बेच दी। तो वो रिकॉर्ड करता है अलग कि कौन सी वाली एक्सएलआई बेची है, ये वाली या ये वाली। लेकिन मार्कर्स के केस में इज इट पॉसिबल? नहीं। आप टमाटर बेचते हैं, टमाटर के केस में इज इट पॉसिबल? नहीं। आप आलू बेचते हैं, इज इट पॉसिबल? नहीं, नहीं पॉसिबल। आइडेंटिकल गुड्स में इट्स नॉट पॉसिबल, फुल स्टॉप। बस आइडेंटिकल गुड्स में पॉसिबल नहीं होता। क्या हो गया? फुल स्टॉप। ब्रेक करनी है, ओके, पॉज कर दें, पॉज, नॉट स्टॉप, पॉज। 2 मार्क 3 मार्क, ओके। सो नाउ द प्रॉब्लम इज कि जब मार्कर्स एक जैसे हों या गुड्स इन्वेंट्री आइडेंटिकल हो, लेट्स कॉल इट आइडेंटिकल नाउ। सो व्हेन एवर वी हैव आइडेंटिकल इन्वेंट्री देन देयर इज अ प्रॉब्लम कि कौन सा यूनिट बेचा। ठीक है, मसला आ गया ना, कौन सा यूनिट बेचा। आपने 300 वाला बेचा या 305 वाला बेचा। ठीक, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए वी यूज सम इजम्पशन, हम उसके लिए कोई इजम्पशन लेते हैं। ठीक है, वी यूज सम इजम्पशन। अब ये खुद ब खुद पता नहीं पिरियाने, ओके। सो वी यूज सम इजम्पशन, कोई चीज एज्यूम करेंगे। देयर आर 4 कॉस्ट फ्लो इजम्पशंस। कॉस्ट फ्लो इजम्पशन, कॉस्ट फ्लो इजम्पशन का मतलब है कि कॉस्ट किस तरह फ्लो करती है। इजम्पशन का मतलब है कि आप अज्यूम करते हैं, आपको पता नहीं है। अब इतने आपके पास 5 मन टमाटर पड़े हुए हैं, 10 मन टमाटर आपने और ले लिया। अब आप कहेंगे यार ये वो कल वाले थे, आज वाले हैं, कौन से वाले हैं, नहीं पता चलेगा आपको। ठीक है, ओके। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, आप अज्यूम करते हैं। आप क्या अज्यूम करते हैं, आप 4 किस्म की चीज़ें अज्यूम कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, जो इसमें पॉसिबल नहीं है। हमने कहा गाड़ियों के केस में पॉसिबल है। ठीक है, यूनिट्स आइडेंटिकल ना हो वहां पे पॉसिबल है, यहां पर पॉसिबल नहीं है, इसको हटा दें, हटा दिया। एवरेज कॉस्ट, ये तो कर सकते हैं। पहले वाले मार्कर थे 300 रुपए के, आज जो मार्कर खरीदिए वो 305 रुपए का, तो मैं कह सकता हूं यार 300 305, तो इसका मतलब 302.5। बस आसान तरीका, एवरेज लगा लें। आप कहें मैंने एक मार्कर बेचा 302.5 पे, फिर दूसरा बेचा 302.5 पे, क्योंकि मैंने दोनों को एवरेज कर दिया। ओके, 5-4, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब आप अज्यूम करेंगे, अब आपने देखा नहीं था कि मार्कर्स पड़े थे, आपने ये नहीं देखा यार ये कल वाला मार्कर है, इसको पहले बेचो, आपने ये नहीं किया। बस आपने एक मार्कर उठा के कस्टमर को दे दिया। लेकिन आप अज्यूम करेंगे कि जो पहले मार्कर आया था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वो मैंने पहले बेच दिया। तो फिर जब आप सीजीएस रिकॉर्ड करेंगे तो सीजीएस की वैल्यू क्या रिकॉर्ड करेंगे, सीजीएस की वैल्यू क्या रिकॉर्ड करेंगे, 300। वो पहले जो मैंने खरीदा था वो 300 का था ना, उसके बाद महंगा होकर 305 पे चला गया। तो पहले वाला 300 का था, तो आप जब सीजीएस रिकॉर्ड करेंगे तो आप कहेंगे फर्स्ट इन, जो पहले आया, फर्स्ट आउट, वो पहले जाएगा। तो बस ठीक है, 300 वाला रिकॉर्ड कर दें। इसके ऑपोजिट लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब आप क्या अज्यूम करते हैं कि जो आखिर में आया वो पहले बिक गया, तो फिर उस केस में आप सीजीएस क्या रिकॉर्ड करेंगे, 305। बस सिंपल। अब अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई ना, ये तो ये पूरा चैप्टर आसान है। बस ये इसकी कैलकुलेशन अभी हमने करनी है। अगर आपको ये समझ आ गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एक असम्पशन है, लास्ट इन फर्स्ट आउट दूसरी असम्पशन है, एवरेज तीसरी असम्पशन है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जिस वक्त हर यूनिट कैन बी सेपरेटली आइडेंटिफाइड, ईच एंड एवरी यूनिट कैन बी सेपरेटली आइडेंटिफाइड। दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मार्कर्स, फॉर चेयर्स, फॉर टमाटर, फॉर अंडे, नॉट पॉसिबल। हाँ, इट इज पॉसिबल फॉर कार्स, इट इज पॉसिबल फॉर बाइक्स, मशीन्स। ठीक है, इस तरह की चीज़ों के लिए पॉसिबल है। आप फ्रिज खरीदते हैं, फ्रिज का भी अपना अलग नंबर होता है ना जो आपको देता है, ठीक, अपना वारंटी कार्ड होता है, उसके ऊपर अपना नंबर होता है। तो इस उन केसेस में पॉसिबल है जिसके ऊपर आइडेंटिफिकेशन नंबर्स हो, उसमें पॉसिबल है। और एक और बात, जनरल बात याद रखना, जिन पे आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं ना उनकी प्राइसेस हाई होती हैं। अंडे टमाटर सस्ते होते हैं, इसके ऊपर हर एक के ऊपर आइडेंटिफिकेशन नंबर लगाने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जो कीमती चीज़ होती है उसके ऊपर आइडेंटिफिकेशन नंबर लगाते हैं।
आप कोई ज्वेलरी खरीदने जाते हैं, हर एक का अलग आइडेंटिफिकेशन होती है कि इसका इतना वेट है, इसका इतना कॉस्ट आ गई, हाँ इसकी इतनी प्राइस हो गई, हर एक का अलग अलग होता है। तो जो महंगी चीज़ें होंगी, जो प्राइस हेविली प्राइस्ड होंगी, एक्सपेंसिव, उनका आइडेंटिफिकेशन नंबर्स होंगे। जो कम कीमत होगा उसके आइडेंटिफिकेशन नंबर्स नहीं होंगे, क्योंकि उसमें पॉसिबल नहीं है। चावल, आप चावल खरीदने जाते हैं तो चावल में वो कहेगा हाँ ये वाला चावल, हाँ क्वालिटी अलग अलग हो तो अलग अलग होगा, लेकिन ये नहीं कर सकता कि बासमती है तो सारा बासमती एक ही तरफ पड़ा होगा बस। हाँ अगर बासमती में एक ए ग्रेड है, एक बी ग्रेड है तो सही है, नहीं तो अगर उसने एक दिन खरीदा बासमती 300 रुपये का किलो और एक दिन उसने खरीदा 305 का और एक दिन 310 का, तो वो बस सबको मिक्स करके कहता है यार मेरी कॉस्ट तकरीबन बन गई 308 रुपये, तो बस चलो इसके ऊपर बेच दो 320 पे, बस दैट्स हाउ यू डिसाइड। ठीक है, गॉट द आइडिया, गॉट द आइडिया ऑफ ऑल दीज। ओके, वी मिस दिस वन स्लाइड, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। इसको भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ। हैव आई टोल्ड यू अबाउट सब्सिडरी लेजर? याद आया सब्सिडरी लेजर? अब जरा सोचें थोड़ी देर के लिए। आई सेल मार्कर्स, अब मार्कर्स ब्लू भी हैं, ब्लैक भी हैं। अब आपने कहा कि सर ये अलग अलग है, इसको एक साथ नहीं रख सकते, इसको एक साथ नहीं कर सकता। मेरे पास एक और मार्कर है, कौन सा? रेड, ग्रीन, ठीक है। अब वो मार्कर्स भी हैं, मैं मार्कर्स के साथ साथ मैं पेन्स भी बेचता हूँ, पेंसिल्स भी बेचता हूँ, मेरे पास सारी चीज़ें हैं। तो क्या एक ही इन्वेंट्री का अकाउंट बना दूँ और उसमें लिख दूँ 1000 रुपये, इसके अंदर पेन्स भी हैं, इसके अंदर मार्कर्स भी हैं, इसके अंदर सब कुछ है? नहीं, हर एक का अलग अलग रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। और जब अलग अलग रिकॉर्ड रखूंगा तो उसको क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री सब्सिडरी लेजर। अब देखें, अकाउंट रिसीवेबल का भी सब्सिडरी लेजर बनेगा क्योंकि आपके बहुत सारे कस्टमर्स हैं, ठीक। इन्वेंट्री का भी सब्सिडरी लेजर बनेगा, मार्केटेबल सिक्योरिटी का भी सब्सिडरी लेजर बनेगा, क्योंकि सिर्फ एक जगह पे आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे होंगे, आपने डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्ट किया होगा। तो जहां पर डिफरेंट चीजें होंगी वहां पे सब्सिडरी लेजर्स होंगे। एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स का सब्सिडरी लेजर होगा। लैंड्स का, आपके पास बहुत सारी लैंड्स हैं, एक हैदराबाद में है, एक कहीं और है, एक कहीं और है, हर एक का सब्सिडरी लेजर होगा। बिल्डिंग्स आपके पास हैं, सब्सिडरी लेजर होगा। गाड़ियाँ आपके पास बहुत सारी हैं, एक ट्रक है, एक हीनो का ट्रक है, एक दूसरा ट्रक है, दूसरा ट्रक है, सबका अलग अलग सब्सिडरी लेजर होगा। तो जहाँ पर कोई भी चीज़ आपके पास ज़्यादा हो ना और वो अलग अलग हो, तो वहाँ पे सब्सिडरी लेजर बनाना पड़ेगा, उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। ओके, सो अ सेपरेट सब्सिडरी अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर ईच आइटम इन इन्वेंट्री। हर आइटम इन, अब हर आइटम का मतलब ये नहीं है कि 100 मार्कर है तो हर एक के लिए अलग अलग सब्सिडरी, मतलब मार्कर्स का अलग, पेन्स का अलग, पेंसिल्स का अलग, कैटेगरी ऑफ आइटम। ओके, सब्सिडरी लेजर किस तरह होता है? इस तरीके का होता है, ये जो नज़र आ रहा है। इसको कैसे लिखते हैं इसका मैं आपको तरीका सिखा देता हूँ। बस अगर ये तरीका और जो अभी कॉस्ट फ्लो एजम्पशंस आपको बताई हैं वो आपको आ गया, सो दिस चैप्टर इज अ पीस ऑफ केक। और अगर ना आया तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा। अब ये होता क्या है इसमें, अब गौर से देखिएगा जी, इसमें होता क्या है। आइटम, फर्स्ट ऑफ ऑल आइटम नंबर, ठीक है, जो भी नंबर उसने आपने असाइन किया हुआ उसको। डिस्क्रिप्शन, वो चीज़ क्या चीज़ है, व्हाट इज द आइटम। लोकेशन, वेयर इज इट स्टोर्ड। प्राइमरी सप्लायर, किससे आप नॉर्मली बाय करते हैं, नॉर्मली, अगर उसके पास ना हो तो फिर सेकेंडरी सप्लायर, फिर किससे बाय करते हैं, ठीक। इन्वेंट्री लेवल, आप क्या लेवल्स रखेंगे, किस टाइम पर आप दोबारा ऑर्डर देंगे, मिनिमम लेवल 25, जी 25 पे इन्वेंट्री 25 मार्कर रह गए तो आप कहेंगे चलो चलो यार दोबारा ऑर्डर दो और मंगवा लो। मैक्सिमम लेवल, और कितना मैक्सिमम तक लेके जाएंगे, 200 से ज़्यादा मार्कर्स आपने नहीं रखने स्टॉक में। ये सारी चीज़ आपने बीच में लिख दी, हो गया क्लियर। ये तो वो जनरल चीज़ें थी ना। अब ये बना कैसे है, अब गौर से देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे बना के दे रहा हूँ दोबारा। द फर्स्ट थिंग इज डेट, द फर्स्ट थिंग इज डेट, जिस डेट पे वो ट्रांजैक्शन हुई, सही है। इसके बाद आपने बनाने हैं 1 2 3 कॉलम्स, गौर से सुने, 3 कॉलम्स, 1 2 3, 3 कॉलम्स बन गए। इन 3 कॉलम्स को आपने फिर डिवाइड करना है 3 में, 1 2, 3 हो गए ना इसके अंदर। इस लाइन को डबल कर दें ताकि आपको पता चले। फिर इसके अंदर 3, 1 2,
ये इस लाइन को डबल कर दें, ठीक। फिर यहाँ पे 3, 1 2, फिर इस लाइन को डबल करते हैं, ठीक, बन गया। अब इसको लिखना आपने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट्स, ठीक। सेकेंडली यूनिट कॉस्ट, थर्डली टोटल। सब में यही चीज़ें लिख दें, यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट, टोटल, ठीक। इसको यूं कर दें, इसको यूं कर दें, यूनिट्स, सेकेंड वन इज यूनिट कॉस्ट या पर यूनिट कॉस्ट, जो भी आप कहना चाहते हैं, थर्ड वन इज टोटल। ओके, ये भी हो गया। देन अगेन यूनिट्स, पर यूनिट कॉस्ट एंड टोटल, ठीक हो गया ये। अब ये जो 3 बनाए थे, तो ये 3 किस किस चीज़ों को शो कर रहे हैं, आप गौर से देखें। द फर्स्ट वन इज फॉर परचेज, सो दैट मीन्स व्हेनेवर यू परचेज, इसमें लिखना है, जब भी परचेज करेंगे उसकी डेट लिखेंगे, किस दिन परचेज किया, कितने यूनिट्स परचेज किए, उसकी कॉस्ट कितनी थी और टोटल कितना बन गया, ठीक है। आज का दिन क्या है, 21st। मैंने कहा जब मैं यहाँ पर आया मेरे पास पहले से मार्कर पड़ा हुआ था, ठीक है, तो मैंने 20th को खरीदा होगा, लेट्स से 20th और क्या, मार्च 24 यूनिट्स 1, कितने का खरीदा था मार्कर पहला वाला, 300 का, टोटल कितने हो गए, 300 हो गए। उस दिन मैंने कुछ बेचे, सोल्ड, जो बेचूंगा वो यहां पर लिख दूंगा, ठीक। लेट्स से 20th को मैंने खरीदे थे 5 मार्कर, 10 चले 10 कर, 10 खरीदे 300 के, तो कितने हो गए, 3000। हमने कहा जब मैं 21st को आया तो 1 मार्कर पड़ा हुआ था, तो इसका मतलब यह है कि 10 आपने खरीदे थे 20th को, 9 आपने बेच दिए थे। 9 जब मैंने बेचे, उसमें सिर्फ यही मार्कर थे 300 वाले, और कोई मार्कर नहीं था, तो 9 बेचे, 1 300 का बेचा, तो CGS कितना हो गया, 2700। ये है बैलेंस कि कितना बच गया। 10 खरीदे थे, 10 थे, 9 बेच दिए, कितने रह गए, 1 रह गया, किस कॉस्ट की थी, 300, टोटल 300 हो गया, सही है। अब आ गया अगला दिन, नीचे एक लाइन लगा दें। अब आ गया अगला दिन, अगले दिन आपने फिर 1 मार्कर खरीदा, अब एक की बजाय हमें फिर 10 लिख लेते हैं, लेट्स से, ठीक। 21 मार्च 24 मैंने फिर 10 मार्कर खरीदे, लेकिन उसने कहा कि रमज़ान है, महंगे हो गए, तो कितने के खरीदे, 305, तो कितने हो गए, 3050। क्या हुआ, ओके, 305 3050, क्लियर है, ओके। आपने कुछ बेचे होंगे, अब यहां पर डिसाइड करना है कौन से बिके। अब याद रखें आपके पास कौन कौन से हैं, मेरे पास ये वाले भी हैं और एक ये भी पड़ा हुआ है। अब अगर यहां पे मैंने बेचे 5 मार्कर, तो 5 कौन से बेचे, 5 ये बेचे, या एक ये बेचा, 4 ये बेचे, कुछ भी हो सकता है ना, इट कैन बी एनीथिंग, इट विल डिपेंड ऑन योर कॉस्ट फ्लो assumption। अगर मैं कहूं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और आपने बेचे 5, तो कौन से बेचे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहला मार्कर कौन सा बेचेंगे, 300 वाला, तो 1 मार्कर बिका 300 का और 4 मार्कर बिके 305 के, तो CGS कितनी हो गई, 300, 305 इंटू 4, 3 4 12, 12 30 ना 20, चेक करें कैलकुलेटर चेक करें, 12 20। अब मुझे बताएं कितने मार्कर्स रह गए, क्या ये रह गया मेरे पास, 9, ये वाला जो था 305, इसमें से कितने बिक गए, 4, 6 रह गए, वो 6 कौन से रह गए, 305 वाले, सो 6 3 18 18 30। बस अगर आपको ये करना आता है, सो दिस चैप्टर इज इजी। हाँ ये है, लेकिन ये अभी 1 बाय 1 सारे करते हैं ना, सब कर, ये तो मैंने आपको एज एन एग्जांपल एक छोटा सा करा दिया, ठीक है। इसी तरह 1 बाय 1 सारे करते हैं। अगर आपको ये सारे मेथड्स आ गए इस तरह और ये कैलकुलेशन आपको आ गई, ये मुश्किल नहीं है लेकिन कंफ्यूजिंग है, कौन सा बिका, जरा सी आपने गलती कर दी, गॉन।
ना, जिस दिन जो खरीदा, जिस दिन जो बेचा, हर दिन का हिसाब रखना है। पड़ा, एक मिनट, जो पहले से खरीदा हुआ पड़ा हुआ उसको क्या बोलते हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री ये आ गई ना मेरी, ये पहले से खरीदा हुआ था। इस दिन आपने कितने खरीदे, जितने खरीदे यहाँ पे लिखते जाएं। 10 खरीदे इतने के, 5 खरीदे 310 के। हो सकता है थोड़ी देर बाद आप दोबारा जाएं, आपसे कहें नहीं अब रेट महंगा हो गया है, ठीक है। फिर आप थोड़ी देर बाद दोबारा जाएं, आपसे कहें नहीं रेट कम हो गया, उसको दोबारा लिख दें। इसको बोलते हैं कॉस्ट लेयर। हर कॉस्ट लेयर अलग अलग लिखनी है, क्योंकि कॉस्ट डिफरेंट है ना। अगर आपने इस दिन में 2 बार मार्कर खरीदे, एक बार खरीदा 305 का और दोबारा फिर खरीदा, और वो जो फिर खरीदा वो आपने खरीदा 310 का, तो उसको अलग लिखेंगे। फिर आपने खरीदा, आप थोड़ी देर बाद फिर जाते हैं, फिर कहते हैं और खरीदो, फिर खरीदा 305 का, दोबारा खरीदा, दोबारा लिखें। यू विल हैव टू राइट इट अगेन एंड अगेन। अच्छा, आपने कौन कौन सा बेचा यहां पे लिख देंगी, जो रह गए वो यहां पे लिख देंगे। बैलेंस, सोल्ड, परचेज, ठीक है। एक परचेज का कॉलम है, एक सोल्ड का कॉलम है, एक बैलेंस का कॉलम। इट्स वेरी सिस्टमैटिक, वेरी इजी। जी क्लास, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है सब? ओके। इसका मतलब डू वी हैव अ क्लास टुमारो? अच्छा, वी डोंट हैव अ क्लास टुमारो, सो इन नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर प्रॉपर्ली। ये इसको सॉल्व करेंगे इसी तरह बनाकर। अब देखें, अगस्त 1 को बिगिनिंग इन्वेंट्री, अगस्त 3 को परचेज किया, 17 को फिर परचेज किया, 18 को परचेज किया, सोल्ड को देखें, 14 को सेल की, 31 को सेल की। ओवर हियर यू नीड टू गो इन अ विच ऑर्डर? किस ऑर्डर में यहां पे लिखेंगे चीजों को? किस ऑर्डर में लिखेंगे? हाँ, तो डेट के लिहाज से उस ऑर्डर को क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजिकल। जुबैर पूरे लेक्चर में एक बात करता है, काम की बात करता है। ओके, सो यू विल राइट इट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अच्छा, आप गौर से देखें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दैट मीन्स फर्स्ट बिगिनिंग इन्वेंट्री लिखनी है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। अगर ये आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर गलत कर दिया तो भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर आप हिसाब नहीं रख सकते ना कि कौन सा पहले खरीदा कौन सा बाद में खरीदा, गलत हो जाएगा। सो ये भी दिमाग में रखना है। असाइनमेंट क्लास, assignment for today, when you go back home today, you need to complete the exercises and problems of the previous chapter। जो रह गई हैं मैं आपको लिख दूंगा। अगर मुझसे सब हो गए, नोट रिसीवल आपने नहीं किया अभी तक से ना? नोट रिसीवल तो हमने कल पढ़ा है। अच्छा, कल पढ़ा था, ठीक है। तो जो चीज़ें हमने कल पढ़ी थी, जो पिछले वीक नहीं हुई, वो आपने कंप्लीट करनी है, सही है, वो भी हो जाएगी। और टेस्ट के लिए आपने तैयारी करनी है। योर क्विज इज ऑन मंडे। क्विज के अंदर 3 मेन क्वेश्चंस आ रहे हैं सिर्फ। एक्सपेक्ट अभी से आपको कर रहा हूं, एक्सपेक्टिंग यू विल डू योर बैंक स्टेटमेंट इन 5 मिनट्स, ठीक। आपको टाइम्स बता रहा हूं, ये आपके टाइम है, इस टाइम के अंदर आपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, ठीक है। दिस मोस्ट प्रॉब्ली दिस विल बी द टाइमिंग ऑफ योर एग्जाम एज वेल। एग्जाम में भी इसी हिसाब से काम करना है। मार्केटेबल सिक्योरिटी माइट टेक यू अ गुड 8 मिनट्स। इसमें ट्रांजैक्शंस करनी होगी ना, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, 8 से 10 मिनट आई वुड से, ठीक है। ये स्ट्रिक्ट टाइम्स बता रहा हूँ, इससे आप थोड़ा आगे जा सकते हैं इस वक्त, लेकिन ऐसा ऐसा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी टाइमिंग अच्छी हो जाएगी। एंड लास्टली योर अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल वंस अगेन, इससे कम इससे ज़्यादा, सो समवेयर अराउंड 7 मिनट्स, ठीक है। इट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन दो, इट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन कितना बड़ा है, लेकिन जो नॉर्मल क्वेश्चन मैं देता हूं, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इतने टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो व्हेन यू गो बैक होम, सॉल्व द क्वेश्चंस, सॉल्व देम अगेन एंड अगेन, एंड सी इफ यू कैन डू इट विद इन दीज टाइम्स, ठीक है। इस टाइम के अंदर आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। या तो इस तरह करें कि अगर बैंक स्टेटमेंट में टोटल आपके पास 6 चीज़ें हैं या 7 चीज़ें हैं, तो हर एक का 1 मिनट रखते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में परचेज सेल यही हो है ना। अगर ये 5 हैं तो 5 मिनट रखें, अगर 7 है 7 मिनट रखें, 8 है 8 मिनट रखें।
सेम गोज फॉर अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट हुआ, अलाउंस क्रिएट हुआ, राइट ऑफ किया, ये किया, वो किया, तो जितनी चीज़ें हैं उतने मिनट रखें। 1 मिनट के अंदर आप एक एंट्री आपने करनी है। एंट्री क्या है? डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट्स। 1 मिनट है आपके पास। वो तभी पॉसिबल है इफ़ यू नो दी एंट्री बाय हार्ट। यानी आपसे अगर मैं कहूँ सेल की एंट्री, तो आप डायरेक्ट कहें कैश डेबिट सेल क्रेडिट, डायरेक्ट सोचे नहीं अच्छा यार क्या डेबिट होगा, अच्छा कैश आया है, अच्छा कैश ज़्यादा होगा, एसेट है, करंट एसेट है, ज़्यादा होगा तो डेबिट होगा। अगर आप इतना सोचेंगे तो फिर नहीं हो सकता, ठीक है। यू नीड टू प्रैक्टिस इट ताकि आप जल्दी इसको कर सकें। ओके, थैंक यू सी आर।